शहर की बहू की ऊंची हील और गांव की बहू की फ्लैट चप्पल। अरे यार पापा देखो ना, अब तक ये चप्पल मिल नहीं रही थी, अब मिली तो टूट गई है। आए दिन इसके अलग ही नखरे हैं और कॉलेज के लिए गंदा वाला लेट हो रहा है मुझे। अरे बेटा टेंशन क्यों लेती है मेरी बेटी, तेरे पापा है ना, रुक अभी सही कर देता हूँ, बस एक पन्नी दे। सुरभि अपने पापा को एक प्लास्टिक लाके देती है और उसके पापा चप्पल में प्लास्टिक बांधकर उसके चप्पल को बांधकर सही करते हैं। ये ले बेटा, ठीक हो गई चप्पल। थैंक यू पापा। सुरभि बेटा एक नई चप्पल ले ले, ये चप्पल कितनी पुरानी हो गई, देख तो एकदम से घिस गई है, लेकिन तेरा इससे लगाव कम ही नहीं हो रहा। आजकल की लड़कियां ऊंची हील की सैंडल पहनती हैं और एक तू है कि तुझे ये फ्लैट चप्पल के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता है। अरे माँ अब मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है, वैसे भी आज टेस्ट है और मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। बेटा आराम से जा, इतनी भाग दौड़ मत किया कर, लेकिन हाँ ध्यान रखना रास्ते में गिर मत जाना उस टूटी चप्पल की वजह से। माँ बीना ये चप्पल टूटी नहीं है, बस थोड़ी थकी हुई है, जैसे मेरे घर की हालत है वैसे ही ये भी मेहनत करती है। अरे बेटी, मेरी बेटी तो आज भी मजाक करने से पीछे नहीं हटती। जा बेटा पढ़ाई कर, एक दिन तेरी यही चप्पल तुझे बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी। सुरभि अपना बैग लेकर कॉलेज की ओर निकल जाती है। रास्ते भर लोग उसे देखते हैं लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, उसके मन में बस पढ़ाई और अपने परिवार का सपना होता है। वहीं कॉलेज के गेट के पास अचानक एक बड़ी सी चमचमाती कार आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से नीता उतरती है। उसने चमकदार ऊंची हील पहनी हुई होती है और महंगे कपड़े पहने होते हैं। उफ, ये धूल भरा कॉलेज, पता नहीं पापा क्यों कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, वरना मेरे जैसे स्टैंडर्ड की लड़की को तो किसी बड़े इंटरनेशनल कॉलेज में होना चाहिए था। जैसे ही नीता कार से उतरती है, कॉलेज के कई छात्र उसे देखने लगते हैं। उसकी ऊंची हील की आवाज गेट पर टक टक करती हुई गूंजने लगती है। उसी समय गेट के पास सुरभि खड़ी होती है और अपनी किताबें ठीक कर रही होती है। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलती हैं। ये लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है, और ये क्या पहन रखा है इसने, ये चप्पल तो जैसे कबाड़ से उठा कर लाई हो। अजीब लड़की है, ऐसे देख रही है जैसे मैंने उसका कुछ छीन लिया। खैर मुझे इससे क्या मतलब। नीता अपने दोस्तों के पास चली जाती है जो पहले से गेट पर खड़े होते हैं। वाह नीता, आज तो तुम्हारी हील और भी ज्यादा स्टाइलिश लग रही है, ये तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन वाली लग रही है। हाँ सच में तुम्हारे आने से कॉलेज का गेट भी फैशन शो बन गया। ऑफ कोर्स, आखिर स्टाइल नाम की भी कोई चीज होती है, हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसे नीता अभी अभी हमने एक मजेदार चीज देखी, वहाँ खड़ी वो लड़की देख रही हो, उसकी चप्पल तो टूटी हुई लग रही है। ओह गॉड, सच में ये तो जैसे किसी गांव से सीधे यहाँ गई हो और सोच रही होगी कि वो भी हमारे कॉलेज में पढ़ सकती है। चलो जरा मजे लेते हैं। चारों लड़कियां सुरभि के पास जाती हैं। हेलो मिस, ये कॉलेज है, कोई गांव का रास्ता नहीं, यहाँ थोड़ी अच्छी चीजें पहन कर आया जाता है। मुझे पता है ये कॉलेज है और यहाँ पढ़ने आया जाता है, कपड़ों का फैशन दिखाने नहीं। ओह सुनो सुनो, ये तो बड़ी फिलॉसफी दे रही है। अरे नीता देखो तो इसकी चप्पल तो सच में टूटी हुई है, लगता है इसे म्यूजियम में रखना चाहिए। हाँ, और नीचे लिखना चाहिए गरीबी की आखिरी निशानी। आप लोग हंस लो, लेकिन याद रखना इंसान की कीमत उसकी चप्पल से नहीं उसके इरादों से होती है। इतना कहकर सुरभि वहां से चली जाती है। नीता को उसका जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये लड़की अपनी औकात भूल रही है, एक टूटी चप्पल वाली लड़की मुझसे ऐसे बात कर रही है। छोड़ना, अभी तो शुरुआत है, आगे देखना उसे कैसे उसकी जगह दिखाते हैं। कुछ देर के बाद लंच का समय होता है। सुरभि कैफेटेरिया में बैठकर साधारण सा खाना खा रही होती है। तभी नीता अपने पूरे ग्रुप के साथ कैफेटेरिया में आती है। उसकी हील की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगती है। अरे ये तो वही चप्पल वाली लड़की है। हाँ, लगता है ये चप्पल इसके परिवार की विरासत है, शायद इसके पास यही एक चप्पल है, इसीलिए रोज यही पहन कर आती है। देखो मेरी हील इटली से मंगवाई है, और एक ये है जिसकी चप्पल की कीमत शायद मेरी हील के बॉक्स से भी कम होगी। अगर आपका मजाक खत्म हो गया हो तो मुझे खाने दीजिए, मुझे पढ़ाई भी करनी है। ओह देखो तो सही, कितनी मेहनती लड़की है, लेकिन क्या फायदा, स्टैंडर्ड तो वही रहेगा ना। सुरभि बिना कुछ कहे चुपचाप अपना खाना खत्म करती है। कुछ समय बाद परीक्षा का समय आ जाता है। सभी छात्र परीक्षा में हॉल में बैठते हैं। अच्छा है, अब कम से कम उस चप्पल वाली लड़की से कुछ देर छुटकारा मिलेगा। लेकिन जैसे ही नीता अपनी सीट पर पहुंचती है वो चौंक जाती है। क्या, ये कैसे हो सकता है? उसी बेंच पर सुरभि बैठी होती है। लगता है हमारी सीट साथ में है। उफ, मेरी किस्मत ही खराब है। इतना ओवर रिएक्ट मत करो, ये सिर्फ एक परीक्षा है, कोई फैशन शो नहीं। तुम समझ नहीं सकती, तुम्हारा मेरे सामने कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है।
नीता बार बार अपनी चमकदार हील को देखती है और फिर सुरभि की टूटी चप्पल को। हर बार उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ जाता है। पता नहीं क्यों जब भी मैं इसकी चप्पल देखती हूँ मेरा खून खौलने लगता है, जैसे ये मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रही हो। लोग कपड़ों और चप्पलों से इंसान को मापते हैं, लेकिन एक दिन यही लोग देखेंगे कि असली पहचान मेहनत से बनती है। परीक्षा शुरू हो जाती है। अब नीता मुंह बनाकर ही सही लेकिन जैसे तैसे एग्जाम देती है। 2 साल बाद शहर के एक बड़े और सजे धजे घर में पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था। सोफे पर सास सुषमा और चाची सास सुजाता बैठी थी। पास ही महेश जी और चाचा ससुर राजेश भी बैठे थे। घर में आज एक खास चर्चा चल रही थी, देवर शिवम की शादी की। उसी समय रसोई से ट्रे में चाय लेकर नीता बाहर आती है। उसने एक मॉडर्न साड़ी पहनी होती है और पैरों में चमकदार स्टाइलिश ऊंची हील होती है, जिसकी आवाज पूरे हॉल में टक टक करती हुई गूंजती है। चाची जी लीजिए चाय। और एक बात कहूँ, अब तो सच में देवर जी की शादी कर ही दीजिए। देखिए ना, घर का सारा काम अकेले मुझसे होता नहीं है। अगर घर में छोटी बहू आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ बहू, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। अगर घर में एक और बहू आ जाएगी तो काम भी बट जाएगा और घर भी रौनक से भर जाएगा। बिल्कुल, अब शिवम की उम्र भी हो गई है, अब उसके लिए लड़की देखनी ही पड़ेगी। तभी शिवम थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सबकी ओर देखता है। मम्मी पापा, अगर आप लोग बुरा न माने तो मुझे एक बात कहनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? आप लोग लड़की मत ढूंढिए, मुझे एक लड़की पसंद है। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरे वाह भैया, तो छुपे रुस्तम निकले। इतने सालों से हम सबको पता ही नहीं चलने दिया कि इनके दिल में कोई है। ओह, तो ये बात है, मतलब देवर जी की लव मैरिज होने वाली है। अरे बहू, तू भी तो राजीव के साथ लव मैरिज करके आई थी, तब हमने तो कुछ नहीं कहा था। अब अगर शिवम भी अपने दिल की सुनना चाहता है तो हमें क्या दिक्कत होगी? हाँ भाई बताओ, कौन है वो लड़की? उसका नाम सुरभि है, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वही लड़की मुझे पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सुरभि नाम सुनते ही नीता के चेहरे का रंग हल्का सा बदल जाता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेती है। बेटा, लड़की कैसी है? परिवार कैसा है? वो बहुत अच्छी है, मेहनती है, बस उसका परिवार थोड़ा गरीब है। गरीब शब्द सुनते ही नीता का चेहरा बिगड़ जाता है। गरीब मतलब फिर वही झंझट, कहीं कोई गांव की लड़की तो नहीं? थोड़ी देर बाद नीता बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और तुरंत अपनी माँ को फोन लगाती है। मम्मी, आपको पता है घर में क्या चल रहा है? शिवम किसी गरीब लड़की से शादी करना चाहता है। अरे तो इसमें परेशानी क्या है? मम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही? अगर गरीब लड़की घर में आ गई तो ना जाने कैसी होगी। अरे पगली, यही तो अच्छा है। गरीब लड़की होगी तो तेरी सुनेगी, तेरे सामने दबकर रहेगी और सारा काम भी वही करेगी। तुझे तो आराम ही आराम होगा। माँ की बात सुनकर नीता के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ जाती है। हाँ मम्मी, आपने तो बिल्कुल सही कहा। अगर गरीब बहू आएगी तो घर का सारा काम वही करेगी। कुछ दिन बाद परिवार सुरभि को देखने जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसी समय राजीव को ऑफिस से खबर मिलती है कि उसे एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए लंदन जाना पड़ेगा। नीता, मुझे 2-3 दिन के लिए लंदन जाना पड़ेगा। एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, थोड़ा घूम भी लोगी। सच में? लंदन? ठीक है, वैसे भी यहाँ लड़की देखने का काम तो मम्मी पापा कर ही लेंगे। नीता और राजीव लंदन चले जाते हैं। उधर घर वाले सुरभि के घर जाते हैं और उसकी सादगी और व्यवहार देखकर तुरंत रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ समय बाद शादी का दिन है। घर में ढोल नगाड़ों और शहनाई की आवाज गूंज रही थी। दुल्हन घूंघट में बैठी हुई थी। सुरभि ने दुल्हन का लाल जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन पैरों में वही साधारण फ्लैट चप्पल थी, क्योंकि उसे हील पहनना कभी पसंद नहीं था। शादी पूरी होती है और विदाई के बाद दुल्हन घर आती है। घर के दरवाजे पर गृह प्रवेश की रस्म होती है। अरे देखो तो नई बहू की चप्पल कितनी साधारण है। हाँ, आजकल की बहुएं तो हील पहनती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल गांव वाली लग रही है। पता नहीं कैसी बहू आई है। सब बातें बनाते हैं, लेकिन घूंघट की वजह से कोई उसका चेहरा नहीं देख पाता। रात में तारा भाभी को कमरे तक छोड़ आती है। भाभी, आप आराम कीजिए, कल आपकी पहली रसोई है। अगली सुबह पहली रसोई सुरभि पल्ला सिर पर रखे रसोई में आती है। जैसे ही वो थाली लेकर बाहर आती है, नीता की नजर उस पर पड़ती है। ये कैसे हो सकता है? घूंघट थोड़ा हटता है और नीता देखती है कि उसकी देवरानी कोई और नहीं बल्कि वही सुरभि है जिससे वो कॉलेज में नफरत करती थी। सुरभि, तुम? हाँ दीदी, अब मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। नीता की नजर तुरंत उसके पैरों पर जाती है। वाह, 2 साल में भी तुम्हारी चप्पल नहीं बदली, अभी भी वही फ्लैट चप्पल। तुम्हें हील पहनना नहीं आता क्या? दीदी, मुझे हील पहनने की आदत नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं लगती। तुम्हें पता है, मैंने अपना ग्रेजुएशन खत्म होते ही अपने बॉयफ्रेंड राजीव से शादी कर ली थी। मुझे क्या पता था कि मेरा देवर तुम जैसी लड़की से प्यार करता है।
अब तो पता चल गया ना दीदी। और देखिए आपके देवर को असली प्यार दिखा, सिर्फ हील की चमक नहीं। नीता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वहीं भी शांत भाव से पहली रसोई का खाना बनाने में लग जाती है। रसोई से घी, मसालों और खीर की मीठी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। आज मेरी पहली रसोई है, मुझे ऐसा खाना बनाना है कि घर के सभी लोग खुश हो जाएं। आखिर अब यही मेरा घर है। थोड़ी देर में सुरभि गर्मा गर्म पूड़ी, आलू की सब्जी और खीर बनाकर तैयार कर देती है। मम्मी जी खाना तैयार हो गया है, आप सब लोग आ जाइए। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आज छोटी बहू ने कमाल कर दिया। सही कहा भाई साहब, इतनी अच्छी खुशबू तो बहुत दिनों बाद आ रही है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सुरभि एक एक करके सबको खाना परोसती है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है। पूरी भी कितनी नरम है और सब्जी भी बिल्कुल होटल जैसी। सच में सुरभि, तुमने तो पहली ही रसोई में सबका दिल जीत लिया। सब लोग खुशी से खाना खाने लगते हैं। बहू, अब तुम भी बैठ जाओ, हमारे साथ खाना खाओ। सुरभि धीरे से कुर्सी खींचकर बैठती है। संयोग से उसकी सीट नीता के बगल में होती है। जैसे ही नीता की नजर सुरभि के पैरों पर जाती है और वो उसकी साधारण फ्लैट चप्पल देखती है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है। उफ, ये लड़की अभी तक वही फ्लैट चप्पल पहनती है, घर में भी और बाहर भी। जरा भी स्टाइल नाम की चीज नहीं है। उसी शाम घर में मुंह दिखाई की रस्म रखी जाती है। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आती हैं। सुरभि हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर तैयार होती है। वो साधारण गहने पहनती है और पैरों में वही फ्लैट चप्पल होती है। वहीं दूसरी तरफ नीता अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। आज तो मैं ऐसी तैयार होंगी कि सबकी नजरें मुझ पर ही टिक जाएं। नीता एक स्टाइलिश ड्रेप साड़ी और 5 इंच की चमकदार हील पहनती है। उसके कदमों की टक टक पूरे घर में सुनाई देती है। जब वो हॉल में आती है और घर की औरतों की नजरें उसकी हील पर टिक जाती हैं तो अरे देखो तो बड़ी बहू की हील कितनी सुंदर है। सच में लगता है फिल्म की हीरोइन हो। नहीं, बहू से ज्यादा तो बड़ी बहू ही चमक रही है। सुरभि ये सब सुनकर चुप हो जाती है। अरे बहू, नई बहू की चप्पल तो बदलवा दो। नई नवेली बहू सुरभि नहीं नीता लग रही है। देखो उसकी चप्पल कितनी सुंदर है। ये सुनकर सुरभि को थोड़ा बुरा लगता है। वहीं सास सुषमा भी मन ही मन सोचने लगती है, छोटी बहू भी नीता की तरह हील पहनती, कितनी स्मार्ट लगती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। घर में रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है। एक दिन शाम को परिवार में मूवी देखने का प्लान बनता है। क्यों ना आज सब लोग मूवी देखने चले, बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए। ठीक है पापा, मैं अभी टिकट बुक कर देता हूँ। हाँ बहू, तुम लोग भी तैयार हो जाओ, थोड़ा बाहर घूमने से मन भी बदल जाता है। शाम को चारों लोग मूवी के लिए तैयार होने लगते हैं। नीता एक शॉर्ट फ्रॉक टाइप 1 पीस ड्रेस पहनती है और उसके साथ गोल्डन हील और हाथ में एक स्टाइलिश क्लच लेती है। वहीं सुरभि साड़ी पहनती है, हल्की ज्वेलरी, लंबा सा सिंदूर और पैरों में वही साधारण फ्लैट चप्पल। जैसे ही नीता उसे देखती है उसका मूड खराब हो जाता है। मैं इस गंवार के साथ मूवी देखने नहीं जाऊंगी। देखो तो जरा, हमारे पहनावे में जमीन आसमान का फर्क है। शक्ल छोड़ो, पैरों से ही पता चल जाता है कि कौन किस स्टैंडर्ड का है। भाभी ऐसी बात मत कहिए, सुरभि जैसी है वैसी अच्छी लगती है। नीता चलो ना, इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। सब साथ जाएंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानकर जा रही हूँ। आखिर सब लोग मूवी देखने चले जाते हैं। अगले दिन शिवम अपनी पत्नी सुरभि को शॉपिंग पर ले जाता है। सुरभि, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास खरीदना चाहता हूँ। क्या? हील, ताकि तुम भी कभी कभी पहन सको। वो एक सुंदर हील खरीद देता है। लेकिन शिवम, मुझे हील पहनने की आदत नहीं है, मैं गिर जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। कुछ दिन बाद तारा के कॉलेज में एक फंक्शन होता है। तारा चुपके से नीता की हील पहनकर ट्राई कर रही होती है। तारा, ये क्या कर रही हो? मेरी हजारों की हील अगर टूट गई तो? भाभी, मैं तो बस ट्राई कर रही थी। तभी सुरभि अपने कमरे से एक बॉक्स लाकर देती है। तारा, ये ले, ये हील तुम पहन लो। सच भाभी? हाँ, शिवम ने मुझे दिलाई थी, लेकिन मैं पहन नहीं पाती। कई बार ट्राई किया, लेकिन गिर जाती हूँ। तारा खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद पड़ोस में कीर्तन होता है। नीता पतली पेंसिल हील पहनकर तैयार होती है। आज तो सबकी नजरें मेरी हील पर ही रहेंगी। वहीं सुरभि साधारण साड़ी और घर वाली चप्पल पहनकर आती है। देखो, बड़ी बहू कितनी स्टाइलिश है और छोटी बहू तो बिल्कुल सादगी की मूरत है। लगता है एक ही घर की दो अलग दुनिया है। पड़ोसन तरह तरह की बात करती हैं। समय बीतने के साथ घर का माहौल थोड़ा बदलने लगा था। नीता को सुरभि की सादगी कभी पसंद नहीं आती थी और वो आए दिन उसे उसकी चप्पलों को लेकर नीचे दिखाने का मौका ढूंढती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ सुरभि भी अब पहले जैसी चुप रहने वाली नहीं थी। अगर कोई उसे बार बार ताना देता तो वो भी जवाब देने लगी थी।
एक सुबह घर के आंगन में सुरभि झाड़ू लगा रही थी। उसने साधारण सूती साड़ी पहनी होती है और पैरों में वही घर वाली फ्लैट चप्पल। तभी कमरे से नीता बाहर आती है। उसने एक स्टाइलिश ड्रेस पहनी होती है और पैरों में चमचमाती नई हील। सुरभि, तुम्हें सच में अपनी चप्पल बदलने का कभी मन नहीं करता क्या? देखो तो जरा, हर रोज वही पुरानी फ्लैट चप्पल। तुम्हें जरा भी स्टाइल का शौक नहीं है क्या? दीदी, मुझे आराम पसंद है और ये चप्पल मेरे लिए आरामदायक है। मुझे लगता है इंसान को वही पहनना चाहिए जिसमें वो सहज महसूस करे। सहज या मजबूरी? मुझे तो लगता है तुम सिर्फ इसलिए चप्पल पहनती हो क्योंकि हील पहनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हो सकता है, लेकिन कम से कम मुझे चलने में तकलीफ तो नहीं होती और गिरने का डर भी नहीं रहता। ये सुनकर नीता का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। एक दिन दोनों को बाजार जाना होता है। घर के लिए कुछ सामान खरीदना होता है। बहू, बाजार से सब्जी और कुछ राशन ले आओ। ठीक है मम्मी जी, मैं और सुरभि दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बाजार के लिए तैयार होती हैं। नीता एक स्टाइलिश ड्रेस और ऊंची हील पहनती है। वहीं सुरभि साधारण साड़ी और वही घर वाली चप्पल पहन लेती है। वाह, बाजार जाने के लिए भी वही घर वाली चप्पल। तुम्हें कभी लगता नहीं कि लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर जीना छोड़ दूं क्या? मुझे जो ठीक लगता है मैं वही पहनती हूँ। दोनों बाजार पहुंचती हैं। बाजार भीड़ भाड़ से भरा होता है। सब्जी के थैले उठाकर दोनों चलने लगती हैं। नीता अपनी ऊंची हील में धीरे धीरे चल रही होती है। उफ, ये रास्ता भी ना कितना उबड़ खाबड़ है। थोड़ी देर बाद उसके पैरों में छाले पड़ने लगते हैं। लगता है मेरे पैर में छाला पड़ गया है। दीदी, अगर हील उतार दे तो आराम मिल जाएगा। नहीं, मैं हील उतार कर नहीं चल सकती। लोग क्या सोचेंगे? वो दर्द सहते हुए भी हील पहनकर चलती रहती है। शाम को दोनों घर लौट आती हैं। अगले दिन दोपहर में नीता छत पर कपड़े फैलाने जाती है। उसने फिर से हील पहनी होती है। आखिर स्टाइल हर जगह दिखना चाहिए, चाहे छत ही क्यों ना हो। तभी सुरभि भी एक बाल्टी कपड़े लेकर छत पर आती है। दीदी, ये बाकी कपड़े भी फैला देती हूँ। नीचे से पड़ोसन कमला उन्हें देख लेती है। अरे वाह, देखो तो एक ही घर की दो बहू हैं, लेकिन दोनों के रंग ढंग कितने अलग हैं। सच में, एक बहू तो जैसे फैशन शो में आई हो और दूसरी बिल्कुल सादगी वाली। अरे बहू, ध्यान रखना पैर न जल जाए। और बहू नीता, हील पहनकर कपड़े कौन फैलाता, कहीं गिर गई तो? अरे आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे हील पहनने की आदत है। आंटी सही कह रही हैं दीदी, हील में संतुलन बिगड़ जाए तो गिर भी सकते हैं। सुरभि, तुम मुझे सिखाओगी अब मैं क्या पहनूं और क्या ना पहनूं? मैं सिखा नहीं रही, बस सच बोल रही हूँ। हर जगह हील पहनना जरूरी नहीं होता। तुम्हें क्या पता स्टाइल क्या होता है? तुम्हारे लिए तो चप्पल ही सब कुछ है। और आपको क्या पता आराम क्या होता है? हर चीज दिखावे के लिए नहीं होती। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है। तुम्हारी वजह से ही लोग घर की बहुओं की तुलना करते हैं और आपकी वजह से ही लोग सोचते हैं कि बहू को सिर्फ दिखावा करना चाहिए। तभी नीचे से सुषमा और सुजाता आवाज सुनकर छत पर आ जाती हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ? इतनी जोर जोर से क्यों बोल रही हो तुम दोनों? बहुओं, घर की इज्जत हो तुम दोनों, ऐसे झगड़ा अच्छा नहीं लगता। मम्मी देखिए ना, सुरभि हर बात में मुझे टोकती रहती है। मम्मी जी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हील में संभल कर चलना चाहिए। दोनों सासें एक दूसरे को देखती हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। पता नहीं ये दोनों कब समझेंगी कि घर शांति से चलता है, तुलना और तानों से नहीं। सच कह रही हो दीदी, एक बहू हील में खुश है और दूसरी चप्पल में, लेकिन दोनों के बीच रोज की तकरार हमें परेशान कर रही है। छत पर खड़ी दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उनके पैरों में अलग अलग चीजें हैं। एक के पैरों में ऊंची हील और दूसरे के पैरों में साधारण चप्पल। लेकिन अब यह फर्क सिर्फ पहनावे का नहीं रहा था, ये उनके अहंकार और सोच का भी बन गया था। और इसी तरह घर में ऊंची हील और साधारण चप्पल की ये टकराहट धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जहां हर दिन नया ताना, नया जवाब और नई बहस जन्म ले रही थी। और दोनों सासें इस बढ़ती दूरी को देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। कुछ समय बाद घर में एक रिश्तेदारी की शादी का न्योता आता है। सुषमा जी बुआ के घर शादी होती है और पूरे परिवार को वहां जाना होता है। घर में तैयारियों का माहौल होता है। बहुओं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, आज हमें मेरी बुआ के घर शादी में जाना है, वहाँ बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी तैयार होंगी कि सबकी नजरें मुझ पर ही टिक जाएंगी। मम्मी जी मैं भी तैयार हो जाती हूँ, बस साड़ी पहन कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं तैयार होकर बाहर आती हैं। नीता ने खूबसूरत डिजाइनर साड़ी पहनी होती है और उसके साथ चमकदार ऊंची हील पहन रखी होती है। वहीं सुरभि एक साधारण लेकिन साफ सुथरी साड़ी पहनती है और पैरों में वही साधारण फ्लैट चप्पल। शादी के घर पहुंचते ही रिश्तेदार दोनों बहुओं को देखने लगते हैं। अरे सुषमा, आ गई तुम? और ये तुम्हारी बहुएं हैं? हाँ बुआ, ये बड़ी बहू नीता है और ये छोटी बहू सुरभि। सभी की नजरें नीता पर टिक जाती हैं। अरे वाह, बड़ी बहू तो बहुत ही स्टाइलिश है, कितनी सुंदर साड़ी और हील पहनी है।
सच में बिल्कुल शहर की बहू लगती है। तभी किसी की नजर सुरभि की चप्पल पर जाती है। अरे ये क्या, इतनी बड़ी हवेली की बहू और पैरों में साधारण चप्पल। लगता है कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। देखो तो चप्पल कैसी पहनी है। बड़ी बहू को देखो और छोटी बहू को देखो, जमीन आसमान का फर्क है। ये सब सुनकर सुरभि के दिल को बहुत ठेस लगती है। शायद लोग सही कह रहे हैं। शायद मुझे थोड़ा बदलना चाहिए। हर जगह सिर्फ सादगी ही सही नहीं होती। कुछ दिनों बाद घर में एक शाम सास अचानक सबको बुलाती है। सुनो, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात कहनी है। जब मेरे दोनों बेटे छोटे थे तब मैंने माता वैष्णो देवी से मन्नत मांगी थी कि अगर दोनों बड़े बेटे होकर खुशहाल जीवन जिएंगे तो मैं माता के दरबार में जाकर दर्शन करूंगी। हाँ दीदी, अब तो दोनों बेटों की शादी भी हो गई, अब मन्नत पूरी करनी चाहिए। तभी महेश जी मुस्कुराते हैं। अरे मैं तो आज यही बात बताने वाला था। मैंने माता वैष्णो देवी जाने के लिए टिकट और रजिस्ट्रेशन दोनों करवा दिए हैं। सच में पापा, हम सब माता के दर्शन करने जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा रहेगा, पूरा परिवार साथ जाएगा। अगले दिन यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है। नीता अपने बैग में कई तरह की हील पैक करती है। पता नहीं वहाँ कौन सी हील सूट करेगी। चलो 3-4 जोड़ी रख लेती हूँ। वहीं सुरभि अपने छोटे से बैग में सिर्फ 2 जोड़ी चप्पल रखती है। बस 2 चप्पल काफी है, आराम से चल भी पाऊंगी। कुछ समय बाद पूरा परिवार कटरा पहुंच जाता है। वहां से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहाड़ चढ़ना होता है। चढ़ाई शुरू होती है। सुरभि आराम से चलना, रास्ता लंबा है। चिंता मत करो, मेरी चप्पल आरामदायक है, मैं धीरे धीरे चढ़ जाऊंगी। वहीं नीता अपनी हील में चल रही होती है। दीदी अगर आप चाहें तो हील उतार दीजिए, चढ़ाई में मुश्किल होगी। नहीं, मुझे आदत है, मैं संभाल लूंगी। कुछ देर बाद नीता के पैरों में छाले पड़ने लगते हैं। कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मैं हील नहीं उतारूंगी। नीता जिद मत करो, उतार दो इन्हें। नहीं, मैं ठीक हूँ। अचानक रास्ता थोड़ा फिसलन भरा होता है। नीता का संतुलन बिगड़ जाता है। बचाओ। वो पहाड़ के किनारे से फिसलकर नीचे की तरफ लटक जाती है। नीता! तभी सुरभि तेजी से आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। दीदी डरिए मत, मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। सब लोग मिलकर नीता को ऊपर खींच लेते हैं। अगर तुम नहीं होती तो आज मैं। नीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुरभि, मैंने तुम्हें हमेशा चप्पल के लिए नीचा दिखाया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। दीदी हम एक ही परिवार है, एक दूसरे की मदद करना ही तो रिश्ते की असली पहचान है। सुरभि अपने बैग से एक जोड़ी चप्पल निकालती है। दीदी ये चप्पल पहन लीजिए, चढ़ाई आसान हो जाएगी। नीता पहली बार बिना झिझक चप्पल पहन लेती है। सच कहूँ तो ये चप्पल बहुत आरामदायक है। पूरा परिवार मिलकर माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करता है। जय माता दी। घर लौटने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। अब नीता हर जगह हील नहीं पहनती। घर में वो फ्लैट चप्पल पहनती है और जरूरत के अनुसार ही हील पहनती है। अब समझ में आया, हर जगह स्टाइल जरूरी नहीं, आराम भी जरूरी होता है। वहीं सुरभि भी कभी कभी नीता से हील पहनना सीखती है। दीदी जरा संभाल कर, कहीं मैं गिर ना जाऊं। धीरे धीरे चलो, देखना एक दिन तुम भी आराम से हील पहन लोगी। अब घर में दोनों बहुएं मिलजुल कर रहने लगी हैं। अरे अब तो दोनों बहुएं कमाल की लगती है, एक सादगी में सुंदर और दूसरी स्टाइल में। अब दोनों बहुएं परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना सीख गई थी और इसी तरह से अब पूरे परिवार और मोहल्ले में उनकी खूब तारीफ होने लगी थी।